पॉडकास्ट पर ऑथर ग्राहम हैनकॉक और आर्कियोलॉजिस्ट फ्लिंट डिबल की डिबेट ने इस स्ट्रक्चर को फिर से हेडलाइंस बना दिया। इनके जायंट कॉजवेज, 40,000 हेक्सागोनल बसाल्ट कॉलम्स जो बस लावा ठंडा होने से बने, 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स, हर एक 2.5 टन से भी ज्यादा का स्ट्रक्चर है, जिसे देखकर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये नेचुरल है या मैन मेड। ये जगह ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है और आइडियली देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ नहीं होना चाहिए था, और ये इंसान द्वारा बनाया गया एक प्राचीन शहर है। साल था 1986। एक लोकल डाइवर किहोचिरो अरातके जापान के योनागुनी आइलैंड के पास हैमरहेड शार्क्स की पॉपुलेशन का सर्वे कर रहे थे, लेकिन पानी में 25 मीटर की गहराई पर उनको कुछ ऐसा दिखता है जो किसी एंशिएंट टेम्पल जैसा लग रहा था। सीधी दीवारें और टेरेस जैसे स्ट्रक्चर्स। इस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी ने डाइविंग कम्युनिटी में एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी, और कुछ ही समय में ये डिस्कवरी एक हेडलाइन बन गई। जापान की रुयुकु यूनिवर्सिटी के मरीन जियोलॉजिस्ट मसाकी किमोरा ने साइट का सर्वे किया और कहा ये इंसानों का बनाया हुआ स्ट्रक्चर हो सकता है, और शायद 10,000 साल पुराना भी। तब से लेकर आज तक इस डिस्कवरी ने साइंस, हिस्ट्री और मीडिया सबको अमेज किया है। दुनिया में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इंसानी समझ से परे लगते हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स को ही ले लीजिए, 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स, हर एक 2.5 टन से भी ज्यादा का, एकदम परफेक्ट सिमेट्री के साथ रखे गए, और वो भी 4500 ईयर्स पहले, बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के। आज भी इंजीनियर्स हैरान हैं कि ये कैसे बनाया गया होगा। दूसरी तरफ कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस भी होते हैं जो इतने परफेक्ट होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे इंसानों ने ही बनाए हों, जैसे आयरलैंड के जायंट कॉजवेज, 40,000 हेक्सागोनल बसाल्ट कॉलम्स जो बस लावा ठंडा होने से बन गए, या चाइना के शांगये डैंजिया जहां पहाड़ियां रेनबो की तरह लेयर्ड हैं। योनागुनी का ये मॉन्यूमेंट भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है, जिसे देखकर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये नेचुरल है या मैन मेड। रिसेंटली एक पॉडकास्ट पर ऑथर ग्राहम हैनकॉक और आर्कियोलॉजिस्ट फ्लिंट डिबल की डिबेट ने इस स्ट्रक्चर को फिर से हेडलाइंस बना दिया। हैनकॉक इसे एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का फिजिकल एविडेंस मानते हैं, जबकि डिबल इसे प्योरली नेचुरल रॉक फॉर्मेशन कहते हैं। ये डिबेट सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुई और लोगों की क्यूरियोसिटी फिर से जग गई कि क्या ये सच में समुद्र के नीचे कोई भूल चुकी सभ्यता छुपी हुई है। 2025 में भी जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इसके ओरिजिन्स असर्टन नहीं हो पाए हैं, और बड़े न्यूज आउटलेट्स जैसे द न्यूयॉर्क पोस्ट और एनडीटीवी इसके बारे में हेडलाइंस बना रहे हैं, इसे अंडर वाटर पिरामिड या लॉस्ट सिविलाइजेशन कहकर। कुछ तो ये भी सुझाव देते हैं कि ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना हो सकता है। क्या इन दावों में सच्चाई है या ये सिर्फ मीडिया का सेंसेशनलिज्म है? आज हम इस रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। आइए समझते हैं। जापान के रुयुकु आइलैंड के साउथ में योनागुनी नामक आइलैंड के कोस्ट से थोड़ी दूर ये स्ट्रक्चर लगभग 20-25 मीटर की गहराई में लोकेटेड है। इसे योनागुनी मॉन्यूमेंट या योनागुनी सबमरीन रून्स के नाम से जाना जाता है। इस मॉन्यूमेंट की खास बात इसकी पिरामिड जैसी शक्ल है, जिसमें सिधाइयां, टेरेसेस और सीधी दीवारों जैसे फीचर्स दिखाई देते हैं। इसकी लंबाई लगभग 50 मीटर और ऊंचाई 25 मीटर तक है। कुछ हिस्सों में इसकी दीवारें इतनी सीधी और एंगल्स इतने सही दिखते हैं कि ये इंसानी हाथ से बनाया हुआ ही लगता है। ये जगह ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है और आइडियली देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ नहीं होना चाहिए था, और फिर भी ये हजारों सालों से यहाँ गहरे पानी में सरवाइव किया, ओशन करंट्स और वेयर एंड टियर को झेलते हुए, और इसके आसपास कोई और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स नहीं मिलते हैं। इसी वजह से इसका ओरिजिन और भी मिस्टीरियस हो जाता है। इसकी मौजूदगी अपने आप में एक ऐसी पहेली है जो साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और आम लोगों को एक जैसी हैरानी में डाल देती है। इसका महत्व इस बात में है कि अगर ये इंसान द्वारा बनाया गया है तो ये प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास को पूरी तरह से बदल सकता है। ये इस बात का सबूत बन सकता है कि जापान में या पैसिफिक क्षेत्र में ऐसी प्राचीन सभ्यताएं मौजूद थी जो अब तक हमारे ज्ञान से परे हैं। लेकिन अगर ये नेचुरल है तो कुदरत की अनोखी शक्ति और उसकी बनावट का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारा मकसद यहाँ कोई सेंसेशनल क्लेम करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है इस रहस्य के दोनों पहलुओं, साइंटिफिक और हिस्टोरिकल, को गौर से देखना। मैं आपको उन सबूतों और तर्कों से रूबरू कराऊंगा जो इसके ओरिजिन के बारे में दिए जाते हैं, ताकि आप खुद एक सोच बना सकें। 1980 के दशक में
अरातके की डिस्कवरी ने जल्दी ही दुनिया का ध्यान खींच लिया। मसाकी किमोरा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ रुयुकु में मरीन जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1990 के दशक से ही इस साइट पर एक्सटेंसिव रिसर्च शुरू की। उन्होंने कई सालों तक यहाँ गोते लगाए, मैप बनाए और सैंपल्स इकट्ठा किए। किमोरा ने इस स्ट्रक्चर को योनागुनी सबमरीन रूम्स का नाम दिया और ये दावा किया ये इंसान द्वारा बनाया गया एक प्राचीन शहर है। किमोरा की शुरुआती दावों में उन्होंने स्ट्रक्चर को तकरीबन 10,000 साल पुराना बताया था। उनका तर्क था कि उस समय आखिरी आइस एज के बाद समुद्र के सी लेवल आज के मुकाबले काफी नीचे था और ये स्ट्रक्चर पानी के ऊपर रहा होगा। उन्होंने इसे जापानीज यामाताई कल्चर से भी जोड़ा, लेकिन समय के साथ और अधिक रिसर्च के बाद किमोरा ने इसकी उम्र को रिवाइज करके 2000 से 3000 साल तक कर दिया। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया ये स्ट्रक्चर किसी बड़े टेक्टोनिक इवेंट के कारण समुद्र में डूबा होगा। इसी दौरान दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इस साइट में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्कॉच, जो स्फिनिक्स की डिबेट के लिए मशहूर हैं, उन्होंने योनागुनी का दौरा किया। उन्होंने किमोरा के दावों को क्वेश्चन किया और अपनी शुरुआती जांच में पाया कि ये स्ट्रक्चर नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से बने हैं। इस तरह योनागुनी मॉन्यूमेंट अपनी डिस्कवरी के शुरुआती दिनों से ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक और हिस्टोरिक बहस का केंद्र बन गया। एक तरफ ऐसे लोग थे जो इसे एक अद्भुत मैनमेड इंसानिया मानते थे और दूसरी तरफ ऐसे वैज्ञानिक जो इसे कुदरत की कला का एक निशान मानते थे। योनागुनी मॉन्यूमेंट का कोर स्ट्रक्चर यानी इसकी बनावट ही इसकी बहस का मूल है। जब आप इसकी तस्वीरें देखते हैं या वीडियोस, तो पहली नजर में ये किसी विशाल स्टेप्ड पिरामिड जैसा दिखता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सिधाइयां हैं जो ऊपर से नीचे तक फैली हुई हैं। ये सिधाइयां इतनी रेगुलर और एक समान दिखती हैं कि कई लोगों को ये इंसान द्वारा तराशी हुई लगती हैं। किमोरा अपने एक्सपेडिशंस के दौरान कई ऐसे फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो उनके हिसाब से इंसानी निर्माण का सबूत है। वो एक बड़े मेन टेरेस की बात करते हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे टेरेसेस हैं। उन्होंने इसे सीधी दीवारें, 90 डिग्री के एंगल्स और यहाँ तक कि गोलाकार स्ट्रक्चर्स भी देखे हैं जिन्हें वो स्टेडियम्स और रोड जैसे नाम देते हैं। किमोरा का दावा है कि उन्होंने इस स्ट्रक्चर पर कुछ ऐसे मार्क्स भी देखे हैं जो क्वेरी मार्क्स यानी पत्थर काटने के निशान या एज्ड स्ट्रक्चर्स यानी पत्थर पर खोदे गए अक्षर हो सकते हैं। उन्होंने जानवरों की आकृतियां जैसे टर्टल्स और बर्ड्स के फिगर्स भी दिखाए हैं जिन्हें वो प्राचीन कलाकृति मानते हैं। किमोरा ने इसके स्ट्रक्चर को यामाताई किंगडम के प्राचीन शहर के ब्लूप्रिंट से जोड़ा है, ये सुझाव देते हुए कि इसके डिजाइन में एक सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग थी जो सिर्फ प्राचीन इंसान ही कर सकते थे। उनका सबसे बड़ा दावा एक बड़े पिरामिड जैसी शक्ल का है जो उनके हिसाब से पूरी साइट का सेंट्रल फीचर है, लेकिन साइंटिफिक व्यू पॉइंट से इन्हीं फीचर्स को अलग तरीके से देखा जाता है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि योनागुनी मॉन्यूमेंट जिस सैंडस्टोन से बना है वो एक ऐसी रॉक टाइप है जो नेचुरल रूप से स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और स्टेप्ड शेप्स में टूट सकती है। इसे बेडिंग प्लेन्स और लीनियर जॉइंट्स कहा जाता है। जब टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये पत्थर ऊपर उठते हैं तो ओशनिक करंट्स की इरोजन से ये स्ट्रक्चर्स ऐसी शक्ल लेते हैं। रॉबर्ट स्कॉच और वॉल्फ विचमैन जैसे जियोलॉजिस्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि योनागुनी आइलैंड पर जमीन पर भी ऐसे ही नेचुरल फॉर्मेशंस मौजूद हैं जैसे सैनिनुडाई, एक ऑनशोर साइट है जहां सैंडस्टोन फॉर्मेशंस बिल्कुल योनागुनी मॉन्यूमेंट जैसे स्टेप्ड ज्योमेट्रिक शेप्स दिखाते हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से नेचुरल हैं। ये तुलना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि कुदरत भी ऐसी आर्टिफिशियल लुकिंग शेप्स बना सकती है। कई साइंटिस्ट्स ये भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो क्वेरी मार्क्स या एच्ड कैरेक्टर्स दिखते हैं वो असल में नेचुरल वियर एंड टियर या समुद्री जीवों द्वारा बनाए गए निशान हो सकते हैं, जैसे बरोइंग करने वाले मोलस्क्स। ओगाटा एट अल द्वारा 2019 में की गई स्टडी ने इस मॉन्यूमेंट के स्ट्राटा, रॉक्स, माइक्रोटोपोग्राफी का डिटेल्ड एनालिसिस किया। उनकी रिसर्च ने इस बात को मजबूती दी कि ये मॉन्यूमेंट जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का परिणाम है। उन्होंने दिखाया कि इसकी फॉर्मेशन वेदरिंग और इरोजनल प्रोसेसेस से बनी है जो बेडिंग और लीनियर जॉइंट्स पर एक्ट करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे ही जियोलॉजिकल प्रोसेसेस योनागुनी आइलैंड के और भी जियोसाइट्स पर मौजूद हैं। तो अब हम योनागुनी मॉन्यूमेंट के कोर स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा दिखता है। इसकी शक्ल और फीचर्स इतने परफेक्ट लगते हैं कि हमारा इंसानी दिमाग तुरंत इसमें पैटर्न और पर्पस ढूंढने लगता है, लेकिन साइंटिफिक व्यू पॉइंट से ये परफेक्शन नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का ही परिणाम हो सकती है जो हजारों सालों तक धीरे धीरे
धीरे काम करते हैं। योनागुनी मॉन्यूमेंट सिर्फ एक जियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजिकल डिबेट का मुद्दा नहीं है, ये जापान की, खासकर ryukyu आइलैंड की गहरे सांस्कृतिक और पौराणिक इतिहास से भी जुड़ा है। इस क्षेत्र में कई ऐसी लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। सबसे पहले लेमोरिया या मू के मिथिकल कॉन्टिनेंट से हो सकता है। ये ऐसा गुमशुदा आइलैंड है जिन्हें हिस्टोरिकल फोकलोर में बताया गया है, जो पैसिफिक ओशन में मौजूद थे और फिर किसी बड़े नेचुरल डिजास्टर में समुद्र में डूब गए। मसाकी किमोरा जैसे रिसर्चर्स भी इस मॉन्यूमेंट को मुंह से जोड़ते हैं, ये सुझाव देते हुए कि उस आइलैंड का एक बचा हुआ हिस्सा हो सकता है जो आइस एज के बाद समुद्र में डूब गया। जापानीज फोकलोर भी इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे देवताओं और एंशिएंट सिटीज की कहानियां सुनाती है। नेराई कनाई की एक पुरानी मान्यता है जो ryukyu आइलैंड्स में फेमस है। इसके अनुसार समुद्र के पार या नीचे एक स्वर्ग या यूटोपिया है जहाँ से इंसानों और सभ्यताओं का जन्म हुआ। इन कहानियों में अक्सर बड़े डूबे हुए स्ट्रक्चर्स का जिक्र होता है जो अलौकिक स्थान से जुड़े हुए होते हैं। क्या योनागुनी मॉन्यूमेंट इसी निराई कनाई का एक भौतिक प्रतीक है? क्या ये सिर्फ कहानी थी या कुछ और? कुछ रिसर्चर्स ने इस मॉन्यूमेंट को जोमोन लोगों से भी जोड़ा है, जो जापानीज आइलैंड के सबसे पुराने निवासी थे। तकरीबन 12,000 BC से यहाँ थे। जोमोन लोग अपने एडवांस पॉटरी और कॉम्प्लेक्स हंटर गैदरर सोसाइटीज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस बात का कोई सीधा आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है कि जोमोन लोगों ने योनागुनी मॉन्यूमेंट को बनाया या मॉडिफाई किया होगा, लेकिन उनकी प्राचीन उपस्थिति और समुद्र के साथ उनका गहरा रिश्ता इस तरह के स्पेकुलेशन को जन्म देता है। लोकल योनागुनी आइलैंड के लोग भी इस मॉन्यूमेंट को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मानते हैं। कई डाइवर्स और टूरिस्ट के लिए ये एक इम्पोर्टेंट साइट है। हर साल हजारों लोग यहाँ डाइविंग के लिए आते हैं, खासकर सर्दियों में जब हैमरहेड शार्क्स का माइग्रेशन होता है, जो इस एक्सपीरियंस को और भी यादगार बनाता है। ये मॉन्यूमेंट उनके लिए सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरोसिटी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक ऐसी कहानी जो उनके पूर्वजों और उनकी जमीन के बीच का रिश्ता बताती है। ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इस साइट को मैन मेड नहीं मानते। उनका तर्क है, अगर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर मैन मेड होता तो इसके पास इंसानी एक्टिविटी के और भी सबूत मिलने चाहिए थे, जैसे कि पुराने टूल्स, पॉटरी के टुकड़े या कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। ऐसे कोई भी ठोस सबूत इस मॉन्यूमेंट से नहीं मिलते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर का अपीयरेंस काफी नहीं होता उसे मैन मेड साबित करने के लिए। तो जहाँ स्कॉच और ओगोटा जैसे वैज्ञानिक जियोलॉजिकल सबूतों पर जोर देते हैं, वहीं किमोरा स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री और एलिजेड मार्क्स पर ध्यान देते हैं। यहीं से असल तकरार शुरू होता है। मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी, खासकर आर्कियोलॉजिस्ट, किमोरा के दावों को स्यूडो आर्कियोलॉजिकल मानते हैं। इस तरह योनागुनी मॉन्यूमेंट पर एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल डिवाइडेड है। नेचुरल ओरिजिन थ्योरी के पास मजबूत जियोलॉजिकल सबूत हैं, जबकि मैन मेड थ्योरी के पास प्रत्यक्ष सबूत की कमी है। लेकिन उसकी ज्योमेट्रिकल रेगुलरिटी और आर्टिफिशियल दिखने वाले फीचर्स सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, ये मॉन्यूमेंट वर्तमान में भी एक प्रतीक है इंसान की क्यूरोसिटी का और अनजान को एक्सप्लोर करने की इच्छा का। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह पर कितने रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं और कैसे विज्ञान और कल्पनाओं के बीच पतली रेखा होती है। ये आज भी लोगों को इतिहास और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और इस बात पर कि क्या हम अकेले हैं इस वास्ट यूनिवर्स में या हमारे पूर्वज भी हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थे। ये मॉन्यूमेंट हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों और म्यूजियम तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है। ये हमें इस बात पर भी विचार करने को कहता है कि क्या हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अपनी सोच को बहुत सीमित कर रखा है? क्या वो लोग हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थे? तो जब आप अगली बार योनागुनी मॉन्यूमेंट के बारे में सुने तो सिर्फ एक तरफ की कहानी पर विश्वास न करें। दोनों पहलुओं को समझें, साइंटिफिक सबूतों को देखें और अपनी सोच का उपयोग करें, क्योंकि शायद असल रहस्य ये नहीं है कि उन्होंने क्या छोड़ा था, बल्कि ये है कि हमने सुनना क्यों बंद कर दिया। दिस इज जियोवर्स एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, stay curious, stay kind.